बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। डॉलर मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 18 रुपए 89 पैसे इजाफा हुआ है। चंद घंटों में डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर 285 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है और कर्जों के बोझ में भी इजाफा हुआ है। और ये आपको बताएं कि चंद घंटों में ही डॉलर की ऊंची उड़ान 18 रुपए 89 पैसे का इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 18 रुपए 89 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये बात है चंद घंटों की। चंद घंटों में ये डॉलर की ऊंची उड़ान है। शहरियार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डॉलर की कीमत को ब्रेक नहीं लग रही? एक तो मुल्क में हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर ना होने के बराबर रह चुके हैं। 2.5 अरब डॉलर के करीब हैं। हमारी इंपोर्ट्स क्लियर नहीं हो पा रही हैं। डॉलर हमारे पास आ नहीं रहे हैं। IMF से जो हमारी एग्रीमेंट होना है वो हो नहीं रहे हैं। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, बायलैटरल जो हमें कर्जे मिलने थे वो भी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि IMF से हमारा मुआहदा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो इंटर बैंक मार्केट है उसमें आज देखा है तकरीबन 19 रुपये तक डॉलर जो है वो बढ़ चुका है। 2 दिन में 25 रुपये बढ़ा है। अब लेकिन ये सबसे बड़ा फेलियर है स्टेट बैंक का, वजारत खजाना का, कि वो मार्केट में बेयकीनी की कैफियत ख़त्म करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। स्टेट बैंक का रोल है कि वो ग्रेजुअली या तो डॉलर को बढ़ाए या उसकी एक हद मुकर्रर करे और उसी पर फिर बिल्कुल ट्रेडिंग रहे ताकि मार्केट में अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। इस पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, माहिर माशियात हैं। इनसे मजीद पूछते हैं। अमीन यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि आज जो डॉलर बढ़ा उसमें इजाफे की क्या वजूहत हैं? कुछ वजूहत तो मैंने भी बताई, अगर कोई रह गई है तो वो भी आप बताइएगा। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक कंट्रोल नहीं कर सकता, आपके पास रिजर्व्स हैं नहीं। स्टेट बैंक जब कंट्रोल करता है जब उसके पास बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं और मार्केट में आके ऑपरेशन करता है और उसको स्टेबलाइज करता है। आपके पास तो रिजर्व्स हैं नहीं, तो आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे? ज़ाहिर बात है जो रेट बढ़ रहा है ओपन मार्केट में लोग बाइंग कर रहे हैं, डॉलर की तरफ लोग जा रहे हैं, रुपीज़ को छोड़ करके लोग डॉलर ले रहे हैं कि भाई 300 हो जाएगा। हर एक की अलग अलग स्पेकुलेशन है। जब स्पेकुलेशन होती है, देखिए आपको कंट्रोल करना है। ओपन मार्केट में बाइंग जो हो रही है उसको आप कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे? आप इंडिविजुअल बाइंग फ़ौरन बंद कर देनी चाहिए। अगर अननेसेसरी जो डॉलर ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन से लोग हैं जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, जो बाइंग कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये कर सकती है स्टेट बैंक, इन्फोर्समेंट कर सकती है करेंसी कंपनीज पे कि भाई आप जो ले बेच कर रहे हैं उसका पूरा हमें रियल टाइम डेटा दें, तो हमें पता चले कि कौन मार्केट में ले रहा है और बेच रहा है। क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो लोग सब डॉलर ही लेने लग जाएंगे और रुपीज़ में तो कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये भी बताएगा कि देखें ट्रेडर्स की हमेशा से शिकायत रही है पिछले 1 साल में कि जो ओपन मार्केट में और जो इंटर बैंक मार्केट में डॉलर का रेट है, स्पेशली जो इंटर बैंक में जो डॉलर का रेट है, वो जब उसको लेने के लिए जाते हैं तो बैंक उससे 10-15 रुपए ऊपर रख के दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पे स्टेट बैंक का कोई रोल बनता है? बिल्कुल बनता है। देखिए, उस पर चेक होना चाहिए, उसका पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए कि बैंक्स पे जो डेली बेसिस पे उनकी एक रिपोर्ट जानी चाहिए कि आपने किस वैल्यू पे इंपोर्टर को डॉलर दिया है। वो जब तक आप इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे, देखिए एक और वजह भी है कि जो गैप इतना आ रहा है ना, देखिए गैप आएगा तो आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? ये गैप रहेगा तो कोई बाहर से पैसा भी नहीं आएगा। अगर किसी ने पैसा भेजना है तो आपके रिजर्व्स भी नहीं बढ़ रहे। उसकी वजह है कि ओपन में और इंटर बैंक में इतना बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क जब तक ख़त्म नहीं होगा, देखिए आपके पास रिजर्व जब नहीं आएंगे तो आपके जो रिजर्व्स है वो डिप्लीट होंगे। जब वो डिप्लीट होंगे तो क्या होगा? लोग खशाद होंगे, भाई डॉलर तो रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, आगे जाके क्या होगा? तो ये आपको कंट्रोल करने के लिए दोनों चीज़ों को पैरिटी पे लाना पड़ेगा। पहले 1 से 2 रुपये का डिफरेंस होता था ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में, अब इतना बड़ा गैप आ गया। ये गैप जब तक ख़त्म नहीं होगा, आप देखेंगे जो स्पेकुलेटर है वो आके तो कमाएगा, वो आके ये सट्टेबाजी करेगा। देखिए, इस पर पूरा कंट्रोल जब तक स्टेट बैंक नहीं करेगी, मैं तो इवन कहूँगा कि करेंसी कंपनीज में जो है ना डॉलर फरोख्त बंद हो जानी चाहिए। आप टेम्प्रेरी बैंक्स को दे दें कि वो टेक ओवर कर लें जब तक आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती। अदरवाइज आप रोज़ाना आके देख रहे होंगे, अभी 5 रुपये बढ़ा होगा, कभी 10 रुपये बढ़ा होगा, कभी घट जाएगा। तो ये तो इस तरह से कंट्रोल नहीं हो सकेगा। आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी कितनी है? आप क्या समझते हैं कि डॉलर अभी आने वाले मजीद दिनों में कितना बढ़ सकता है? देखिए, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। देखिए, स्पेकुलेटिव जो बाइंग हो रही होती है, जैसे अब लोग क्या करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब लोग डॉलर ले रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि 350 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। हर एक बंदे की अपनी रेट्स हैं, स्पेकुलेशन है। तो ये तो आप बता नहीं सकते। जब तक आपका IMF मटेरियलाइज नहीं होगा, जब वो मटेरियलाइज होगा फिर आपको उम्मीद होगी कि बायलैटरल एजेंसी से आपके रीस्केजुलिंग होंगे, आपके पास वहाँ से पैसा आएगा। जब रिजर्व्स बढ़ेंगे, आपको करना पड़ेगा रेमिटेंस बढ़ाने के लिए, आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। जो बाहर से रेमिटेंस लेके आ रहा है उसको आपको ओपन मार्केट वाला रेट देना पड़ेगा, अदरवाइज वो पैसा लेके नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अमीन यूसुफ का तज़िया सुना। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी में जो जनवरी में अनाउंस हुई थी उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर ने यह कहा था कि 13 बैंकों के खिलाफ तहकीकात की गई और उनके खिलाफ
खिलाफ 100 अरब रुपए की फाइंडिंग्स हुई है कि उन्होंने 100 अरब रुपए मुनाफा कमाया है गैर कानूनी तरीके से डॉलर को मजीद महंगा बेचकर। और FPCCI और KCCI हमेशा हुकूमत से डिमांड करते रही है, स्टेट बैंक से डिमांड करते रही है कि बैंकों के खिलाफ फॉरेंसिक इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो डॉलर की जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, महंगा डॉलर बेच रहे हैं, उससे मार्केट में मजीद अनसर्टेनिटी हो रही है। जी शहरियार, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हारिस, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, इस हवाले से आपके पास ताज़ा तरीन क्या इतलात हैं? मोहतरमा, सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ी सी जो है जैसे कहते हैं करेक्शन आई है और डॉलर की इस वक्त जो कीमत मिल रही है हमें वो 281 रुपीज मिल रही है। मतलब जो बुलंद तरीन सतह है उससे 4 रुपए कम है। और जो बैंकर्स और दूसरे जो ट्रेजरर से बात हुई, आज हुकूमत पाकिस्तान को $300 मिलियन कर्ज की सूरत में एक इंटरनेशनल जो बैंक है उसको अदायगी करनी थी, उसके लिए डॉलर जो है वो बाय किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। मेन रीजन वही है जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया और हमारे रिपोर्टर ने बताया कि जो डॉलर की किल्लत है और जो डॉलर की जो बाइंग, स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, उसकी वजह से जो है डॉलर की कीमत में इजाफा है। जब तक के ओपन मार्केट के डॉलर्स और इंटरबैंक के अंदर डॉलर फ्लो में इजाफा नहीं होगा, हम ये सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में भी देखते रहेंगे। जी हारिस, कहिएगा आज मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान किया जाना है, उसके बाद सूरत हाल किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है तो ऐसा लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी अनाउंसमेंट आएगा, जैसे मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2% होगा, और हमने तकरीबन दुनिया टेलीविजन ने तकरीबन 18 लोगों से बात की थी, एनालिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट और CEO से, तो उनका ये ख्याल था कि 2 से 3% इजाफा होगा। अगर ये 3% भी इजाफा होता, पहली बात तो ये कि तारीख 1996 के बाद पहली दफा इजाफा होगा, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही आएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी। सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो हुकूमत को खुद को होगा, क्योंकि वो जो रोजाना की बुनियाद पे जो कर्जे लेती है या क्वार्टरली बेसिस पे जो अनाउंसमेंट करती है कि हम इस माह जो है इतना कर्जा लेंगे कलील मुद्दती बॉन्ड से, उसमें मजीद इजाफा होगा। अगर एक कलील एक एस्टिमेट ले लिया जाए कि इस क्वार्टर में अगर जैसे हमें 5,000 अरब रुपए की जरूरत है, अगर सिर्फ 3% भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमें इजाफी 150 अरब रुपए जो है सूद की मद में देना पड़ेगा। अच्छा हारिस, ये भी कहेगा अगर हम इसको कर लें, जैसे कि आपने भी ये बताया कि 281 पर आया है जो कि अभी कंफर्मेशन आई है, लेकिन जो भी है इजाफा तो ये भी होशरुबा है। और जो सूरत हाल है मुल्की कर्जों की बात करें तो कई 100 अरब का उसमें इजाफा हो गया है। तो अभी इमीडिएटली हमें क्या ऐसे इकदाम हैं, हुकूमत को क्या इकदाम हैं जो कोई उठाने चाहिए, ये सिलसिला कहीं जाकर रुक जाए? क्योंकि मार्केट में अगर आप बात करें, कोई भी चीज़ अगर आपने खरीदनी है उसका एक रेट मुकर्रर नहीं है, और बाकी जो लोग हैं वो भी इस हवाले से अपनी मनपसंद रेट लगा रहे हैं। अवाम बड़ा मुतासिर हो रही है, अवाम वैसे भी मुतासिर है, और इस तरीके से भी लूटमार का बाजार भी गर्म है। तो अभी यहाँ पे फौरी तौर पर क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि हमें अनसर्टेनिटी जो पॉलिटिकल है उसको, सबसे बड़े जो मसला है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, उसको खत्म किया। दूसरा, जैसे हमारे आप लोगों ने जो है इकोनॉमिस्ट से बात की थी, खुरम शहजाद से, वो कह रहे थे कि हमारे जो होम ग्रोन जो है मसाइल, जैसे सिविल टू रन सिविल गवर्नमेंट है, पेंशन है, सब्सिडीज है, उसमें जितनी भी हम कटौती कर सकें, जैसे उन्होंने 20% का एक हमने मोहताज अंदाजे से निकाला था कि 3 जो आपके हेड्स हैं, एक सब्सिडी, दूसरा ट्रांसफर्स टू प्रोविंसेस, और तीसरा जो है टू रन द सिविल गवर्नमेंट। इन तीनों का अगर मजमूई तौर पे लगाया जाए तो इसमें तकरीबन 2000 अरब रुपए सालाना खर्च होते हैं। हारिस, कथा कलामी की माजरत, आप साथ ही रहेगा। माहिर मैशर फारूक सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी जानिब बढ़ते हैं। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो फौरी तौर पर बात यही है कि क्या ऐसे इकदाम हैं जो उठाए जाने चाहिए, या हो सकता है कि डॉलर को कुछ ब्रेक लग जाए? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं कि इतनी तेजी से जो अनप्रेसिडेंटेड है, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ना हुआ हो, इन्वेस्टर्स जो हैं, जो सरमायाकार कम्युनिटी है, वो मैं समझ रहा हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जो उनका एतमाद है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, वो बड़ा तेजी से गिर रहा है। बहुत सारे वादे किए जाते हैं, वो पूरे नहीं होते, बहुत सारे जो हैं वो ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। फिर एक इकोनॉमिक रोड मैप जो है, जो माशी नक्शा है, वो कोई सामने नहीं आ रहा हुकूमत की तरफ से। कोई नक्शा साजी की जाए कि हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या है, इसके फाइनेंस के पास क्या हिकमत अमली है कि मुल्क की मईशत को जो इस वक्त पॉइंट A पे है, इसको हमने पॉइंट B पे किस तरह लेके जाना है, वो कोई रोड मैप एग्जिस्ट करता नजर नहीं आता। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि अदलिया के अंदर जिस किस्म की डिवीजन नजर आ रही है, उससे जो अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनी की फजा है, उसमें मजीद इजाफा होता है।
जिस तरह तेजी से रुपया गिरा है, इसके एक तो अच्छे पहलू भी सामने आएंगे, जिसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स को मैं समझता हूँ कि शायद स्ट्रेंथ मिलती है, तारीखी तौर पे मिलती है जब किसी मुल्क की करेंसी नीचे जाती है। जो रिमिटेंसेस हैं जो बाहर से आ रही हैं, पैसे पाकिस्तानी जो हमें भेज रहे हैं, वो ज्यादा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आने लगेंगे बजाय हवाला और हुंडी के। तो ये दो इम्पैक्ट जो हैं वो उसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जी फरूख साहब, ये भी कहिएगा कि वजारत खजाना स्टेट बैंक को क्या रोल अदा करना चाहिए कि कुछ कीमतों में इस्तेहकाम आ सके? देखिए, कानूनी तौर पे स्टेट बैंक जो है वो ऑटोनमस हो चुका है। आइन में, कानून में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उसको किसी किस्म के डायरेक्ट अहकामात नहीं दे सकती। जो महंगाई का इशू है पाकिस्तान के हवाले से, वो बहुत ही बड़ा इशू है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इशू जो है वो इस वक्त महंगाई का है। उसमें मेरे ख्याल में कि जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, उसको दूर करने की बड़ी सख्त जरूरत है। यहाँ पे डंडे के जोर पे महंगाई के लेवल को नीचे नहीं लाया जा सकता। यहाँ पे सप्लाई को बढ़ाना होगा, और सप्लाई जो है वो डिमांड के जिस तरह करीब आती जाएगी, सिर्फ वही वाहिद तरीका है महंगाई को नीचे लाने का। फरूख साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब के अगर उनका तज़किरा कर लें तो उनकी जानिब से हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों की बात करें तो डॉलर की कीमत कुछ नीचे आई थी, जिसका उन्होंने भी तज़किरा किया। वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने क्रेडिट भी लिया। तो अब आप समझते हैं कि यहाँ पर उनको सामने आना चाहिए, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी एतमाद में लेना चाहिए, आवाम को भी एतमाद में लेना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल जो हैं, जो हमारा असल मसला है वो सियासत है, वो सीरियसली मईशत नहीं है। सियासत की बुनियाद के ऊपर जो फैसले लिए जाते हैं, उसका जो नुकसान मईशत को पहुंचता है, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। दूसरा, आप देखिए कि जो हमारी फैसला साज शख्सियात हैं, वो इस वक्त जो की इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस है कि एक दूसरे को जेल के पीछे किस तरह भेजना है, एक दूसरे को सबसे ज्यादा नुकसान किस तरह पहुंचाना है। जो 23 करोड़ अवाम के मसाइल हैं, उनके इश्यूज के ऊपर इस वक्त फैसला साज शख्सियात जो हैं वो फोकस नहीं किए हुए। जी फरूख साहब, ये कहिएगा कि IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, मामला लटक रहा है, उसका सूरत हाल खराब होने में कितना किरदार है? का भी एक यकीनी रोल है, और वहाँ पे हमें एक अंडे मुर्गी वाली गेम नजर आती है। IMF ये कह रहा है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो किसी किस्म की गारंटी सप्लाई करें कि वो 3, 4, 5 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को देंगी। फ्रेंडली कंट्रीज ये कह रही हैं कि पहले IMF जो है वो अपने प्रोग्राम का ऐलान करे। तो वहाँ पे एक अंडे मुर्गी की गेम चल रही है, जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। फरूख साहब, वो प्रोग्राम इतना तातुल का, इतना ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है? क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल भी बढ़ा दिया, बिजली के रेट भी बढ़ा दिए, तमाम जो मुतालबात है तकरीबन उस पर अमल दरामद कर दिया है, अवाम के ऊपर बोझ पड़ चुका है, लेकिन ये मुआहिदा नहीं हो रहा और डॉलर बढ़ता जा रहा है, जिसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली असर अवाम पर फिर पड़ रहा है। तो वो मुआहिदे में ताखीर की वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक बड़ी वजह तो तारीखी वजह है। पिछले 5 सालों में आप देखिए कि हमने कोई 6 वज़राए खजाना जो है वो बदल डाले। जो नया वजीर खजाना आता है वो हमें एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे चलाता है, और IMF का प्रोग्राम जो है वो उस दौरान डिले हो जाता है। जो IMF से वादे किए जाते हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है, न सिर्फ इस हुकूमत के दौरान बल्कि इससे पुरानी हुकूमत के दौरान भी। आप देखिए, अगर 28 फरवरी का दिन मुझे याद आता है, जिस दिन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने टेलीविजन पे आके सब्सिडी का ऐलान कर दिया था, जबकि IMF से वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा। उसके नतीजे में IMF का प्रोग्राम सस्पेंशन में चला गया। फिर अक्टूबर के महीने में याद कर लीजिए कि जब हमने मसरूरी तरीके से रुपए को सपोर्ट करने की कोशिश की। जी, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हारिस ज़मीर और शहरियार जंजोआ ने भी हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। वजारत खजाना और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। IMF को मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने के इकदाम से आगाह किया जाएगा। IMF शराइत के मुताबिक पॉलिसी रेट 2% से ज्यादा बढ़ने का इम्कान है। पॉलिसी रेट बढ़ने से मुल्की कर्जों में इजाफा और डेट बार की कमी का इम्कान है। जी बिल्कुल, पॉलिसी रेट बढ़ने से मुल्की कर्जों में भी इजाफा होगा, डेट बोरिंग में भी कमी का इम्कान होगा। पॉलिसी रेट बढ़ने से कर्ज के असूल के लिए भारी शरह सूद आयद होगी कि इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ नफाज करने से फैसले से भी आगाह किया जाएगा। इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा।
जी, IMF ने मुआहदे से कबल अपनी तमाम तर जो शराइत हैं उस पर अमल दरामद की शर्त आयद की थी और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से IMF को इंतहाई तशवीश है कि तमाम अहदाफ और जो तमाम शराइत हैं उस पर पहले अमल दरामद किया जाए और उसके बाद मुआहदे की तरफ बढ़ा जाएगा। अब जो IMF की ये शर्त थी कि तमाम शराइत पर पहले अमल दरामद किया जाए, उसी तनाजुर में ही IMF ने यह शर्त भी आयद की थी कि जो पॉलिसी रेट है उसको मज़ीद टाइट किया जाए, जो पावर टैरिफ के लिए इक़दामात करने हैं उनको भी पहले ही कर लिया जाए। अब कल ECC से भी अप्रूवल हो गई है कि इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली महंगी कर दी जाएगी और इसके अलावा जो आइंदा माली साल है, साल 2023-24, उसके लिए भी सरचार्ज की मंजूरी दे दी गई है। अब ये सरचार्ज जो कल ECC ने मंजूरी दी है और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन एक साल के दौरान 335 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे सार्फिन से इजाफी, जो कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों को अदायगियों के लिए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन की मंजूरी दी गई है उसका इतलाक 1 जुलाई 2000 फरवरी से होगा और वो के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए जो यकसा टैरिफ का निज़ाम है वो नाफिज कर दिया गया है। अब IMF की ये भी शराइत थी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बाइस के जो पॉलिसी रेट है इसको बढ़ाया जाए। अब ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें तकरीबन 2 से 3% तक पॉलिसी रेट की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान है। पॉलिसी शरह की जब रेट बढ़ाया जाएगा तो इससे डेट बोरोइंग में कमी होगी और इसके साथ साथ जो आपके एक्सटर्नल कर्जे हैं उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरी शर्त जो IMF की जानिब से आयद की गई थी पावर सेक्टर के लिए और गैस सेक्टर के लिए, उस पर भी IMF ने तमाम तर जो शराइत थी उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने की शर्त आयद की थी और बाकायदा तौर पर इसकी ECC से मंजूरी भी ले ली गई है। अब 25% सेल्स टैक्स का मामला भी अभी तक लटका हुआ है, उसके लिए FBI की जानिब से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ये 25% का जो लग्जरी आइटम्स है इंपोर्टेड उन पर इंप्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। तो आज ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जैसे ही ये कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाएगी और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जब 25% सेल्स टैक्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो उससे जितने भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं उन पर लग्जरी इंपोर्टेड आइटम उन पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो बताया जा रहा है कि आज तकरीबन 6 से 6:30 बजे के दौरान मुआशी टीम और IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू होंगे और IMF को इस बात से आगाह किया जाएगा कि जो पेशगी इक़दामात हैं वो तमाम तर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मिनी बजट आ गया है, उसमें टैक्स लगा दिए गए हैं, जो पॉलिसी रेट बढ़ाने की शर्त आयद की गई थी वो भी लगा दी गई है और इसके साथ साथ जो दीगर इक़दामात करने के लिए शर्त आयद की गई थी उन पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। ये भी बताया जाएगा। आपने हमें अपडेट किया मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास का वक्त तब्दील। इलेक्शन कमीशन का इजलास 2 बजे होगा। इजलास में दोनों सूबों की इंतखाबी तारीखों से मुतालिक गौर किया जाएगा। इजलास में सदर मुमलिकत और गवर्नर KP के साथ तारीख की मुशावरत पर भी गौर होगा। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। वकार, इजलास अब 2 बजे बुलाया गया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास जो है वो सुबह 11 बजे शेड्यूल था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो निजी मसरूफियात थी उसकी वजह से जो इजलास का वक्त है वो तब्दील करके दिन 2 बजे रखा गया है। और ये इजलास इस हवाले से भी अहम है कि जो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें इलेक्शन कमीशन ने उस तफसीली फैसले में अपनी जिम्मेदारियों को तयन करके उस पर अमल दरामद करने हैं और इस ज़मन में जो बजट खर्च होना है और उसके अलावा जो दीगर जो तैयारियाँ करनी है उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस इजलास में अहम फैसले जो है वो लिए जाने हैं। जबकि इसके अलावा जो एक इंतहाई अहम है वो है इंतखाबात की तारीख। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना इजलास में 5 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर है। बिजली के ब्रेकडाउन पर पाक डिवीजन ने रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जावेद हुसैन, बताइएगा इजलास से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है और इस इजलास में जो है वो मुल्क की मजमूई जो सियासी और माशी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा रहा है और साथ में 5 निकाती एजेंडा है जो कि आज काबीना इजलास में ज़ेर गौर है। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि काबीना के इजलास में जो मुल्क के अंदर तवील ब्रेकडाउन हुआ था पावर का, बिजली का, उस हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी गई है पावर डिवीज़न की जानिब से और इस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है जिसमें ज़राए ने बताया है कि गैर मुतवाज़न जो ट्रांसमिशन होने की वजह से ये ब्रेकडाउन हुआ था और इस हवाले से मज़ीद जो है वो
तहकीकात भी की जा रही हैं, ये काबीना को बताया गया है। और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर हिदायत जारी की हैं कि ऐसे वाक़यात आइंदा ना हो, इस हवाले से मरबूत लाहेअमल मुरतब किया जाए। दूसरी जानिब एजेंडा में जो है वो क्लीन एयर पॉलिसी जो है वो मौसमियाती तब्दीली वजारत की जानिब से पेश की जानी है, वो भी पेश नहीं हुई है। इस पॉलिसी के तहत जो है वो मुल्क में जो स्मोक का मामला है उसको हल करने के हवाले से। शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पेशावर हाईकोर्ट से खबर शामिल करें। पीटीआई मेंबरान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। मेंबरान ने इस्तीफा क्यों दिया? जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का इस्तफसार। मेंबरान ने रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दिया। बैरिस्टर गोहर खान की जानिब से ये जवाब दिया गया। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हवाल जानते हैं समाअत का। जी आमिर। जी बिल्कुल, देखिए कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की जानिब से जो इस्तीफ़े दिए गए थे उनकी मंजूरी के खिलाफ केस पे की समाअत हुई है, जिसको 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम और जस्टिस इजाज़ अनवर के 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत सुनी है। इसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि जो इस्तीफ़े दिए गए हैं वो रजीम चेंज की बुनियाद पर दिए गए हैं और एहतजाजन दिए गए हैं। ताहम अब दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इसमें यह भी इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन और स्पीकर की जानिब से जो नोटिफिकेशन दिया गया उसे चैलेंज किया गया है और 16 मार्च को होने वाले जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, उन्हें मुलतवी किया जाए। तो हमें इस पर दोनों जज साहिबान ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया और इसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, उन्होंने उसमें इस्तफसार किया है कि क्या ये कोई बच्चों का खेल है कि पहले कहते थे कि इलेक्शन में हम असम्बली नहीं जाना चाहते और अब वो दोबारा असम्बली जाना चाह रहे हैं। इस पर जस्टिस इजाज़ अनवर ने ये समाअत सुनने से इनकार किया और उनका कहना यह था कि चूँकि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जज मुकर्रर है। आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से लाहौर हाईकोर्ट बार के नामुंतखब ओहदेदारों की मुलाकात। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला की जद्दोजहद हमेशा नुमायां रही है, चौधरी परवेज़ इलाही का ऐसा कहना है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारान जिनमें सदर इश्तियाक खान, जनरल सेक्रेटरी सबाहत रिजवी की क़यादत में वफ्द ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात की। इस मौका पर आइन और कानून की सरबंदी के मामला पर बातचीत की गई। परवेज़ इलाही का कहना था कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला की जद्दोजहद हमेशा नुमायां रही और आज एक बार फिर वकला आइन की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत में बैठा माफिया आइन की तशरीह अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है और हुक्मरान अदलिया को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं और अदालती बेंच के फैसलों से मर्जी का मतलब अखज़ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।